नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। पिछली कहानी में हमने सुना कि हमारे नायक राज को शशि की शादी के बारे में पता चलता है और वो उसे खत लिखता है। अब आगे खत में वो क्या लिखता है, आइए जानते हैं। उस समय भी मन इतना खिन्न और स्थापित नहीं रहता था जब अपने बॉस से लड़ाई चल रही थी, जितना आजकल है। क्योंकि उस समय तुम मेरे साथ थी। तुम्हारी हौसला अफजाई जिंदगी में एक नया उत्साह पैदा किया करती थी। हालांकि तुमने कभी भी मेरा फेवर नहीं किया, परंतु तुम्हारा ये कहना, राज सब कुछ ठीक हो जाएगा, आखिर तुम्हारे जैसे व्यक्ति से भी किसी की लड़ाई हो सकती है, यकीन नहीं आता। और फिर तुम किसी से लड़ भी सकते हो, ताज्जुब होता है। मन को भीतर तक भिगो जाता था। परंतु मेरे विषय में ऐसे ख्यालात रखने वाली क्यों अपने ही ख्यालातों से लड़ाई कर बैठी है। ये तुम जान ही गई हो कि मैं लड़ाई कर सकता हूं, क्योंकि शशि वो लेखक ही क्या जिसने किसी स्तर पर लड़ाई न लड़ी हो। और आज मैं तुम्हारी यादों से लड़ाई कर रहा हूं। तुम मुझे कितनी जानती थी, याद करता हूं तो एक हुक सारे दिलो दिमाग में यातनाओं का जाल डाल जाती है। मेरे बॉस को अपनी गलती महसूस हुई और उसे कहना पड़ा, मिस्टर, तुम्हें समझने में गलती हुई, मैं मिसगाइड किया गया था और सब कुछ सामान्य हो गया था। उस दिन से ही ऐसा लगा था कि जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हारा साथ अनिवार्य सा है। शशि, वो दिन भी आया जबकि न केवल तुम मुझसे लड़ी बल्कि मेरा साथ भी छोड़ दिया। और उस समय जबकि तुम्हारे साथ की नितांत आवश्यकता थी। काफी दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि बैंक की नौकरी में इतना खलास हो जाता हूं कि लेखन के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। इस कारण अपना लेखक प्राप्त करने के लिए मैं नौकरी छोड़ आया था। घर में मेरे इस कदम से भूचाल आ गया था। घर वालों ने मुख विद्रोह किया था। सबने मुझसे बोलना छोड़ दिया था। मैं घर में एक निर्बल टापू सा अस्तविहीन हो गया था। और इस टापू के प्रति बड़ी निर्मम भूमिका निभाई तुमने, निरंतर कोसने वाले तीखे शब्दों की गोलीबारी करके। तुम बरस रही थी। आखिर तुम मुझे अपमानित करने पर तुले क्यों हो? तुम्हारे घर वाले इसका कारण मुझे समझ रहे होंगे। आखिर तुम्हारे ऊपर घर की भी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं? आखिर तुम अब क्या करोगे? सारा समय निठल्ले होकर प्यार फरमाओगे? आखिर मैं ही सब कुछ नहीं, फिर मेरे साथ ही क्या अच्छा हुआ? आज तुमको लेकर मैंने कितने सपने बुने थे। सोचा था आज तुम क्लर्क हो, कल अफसर बनोगे। मैं तुम्हें ऊंचाई पर जाते देखना चाहती हूं, और तुम मुझे नीचा दिखाने पर आमद हो। और तुम सुबक पड़ी थी, बड़ी देर सुबकती रही थी। मैं असहाय सा तुम्हें देखता रह गया था और तुम उठकर अपने घर चली गई। मैं चाहकर भी तुम्हें रोक नहीं पाया। क्या करता? तुम खुद दुखी होकर मुझे दुख देकर जा रही थी। अगले दिन मैं अपनी बात कहने के उद्देश्य से तुम्हारे घर पहुंचा। तुम्हारा चेहरा आंसुओं से धुला सा लगा था। शायद तुम रात भर रोती रही थी। तुम्हारी आंखें शांत एवं तटस्थ सी लगी। तुमने अनचाहे ढंग से मेरा आगमन स्वीकारा। मैं समझ नहीं पा रहा था इस माहौल में मैं कैसे अपनी बात रख पाऊंगा, मगर बात तो करनी ही थी। मैंने कहा, शशि, मेरी बात धीरे से सुनो तो सही। आखिर मैंने नौकरी छोड़ी क्यों है? मैं नहीं चाहता हूं कि मैं एक आम आदमी की तरह मरूं। अपना लेखन प्राप्त करने के लिए ही मैंने ये किया है। इतना सुनकर तुम्हारे चेहरे और आंखों में व्यंग तथा उपहास के मिले भाव उभर आए थे। ये देखकर मैं एक पल को हकबकाया, मगर मैंने अपना कहना जारी रखा, ये सोचकर कि मैं तुम्हें तुम्हारी कमजोरी को उभार कर तुम्हें अपने से सहमत करा लूंगा। ये मेरा लेखन ही है जिसने तुम्हें मेरे इतने करीब ला दिया। तुम ही सोचो, तुम मेरे लेखन को कितना पसंद करती हो और हरदम बेहतर लिखने को उत्साहित करती रही हो। आखिर अपनी और तुम्हारी चाह के कारण ही तो मैंने ऐसा किया है। मगर तुम्हारा जवाब तीखा एवं कठोर था, जिससे मैं मर्मांतक रूप से घायल हो गया था।
तुमने कहा, पसंद तो मैं नौटंकी भी करती हूं, इसका मतलब नौटंकी वाले से शादी कर लूं? मैं समझ गया था कि तुम मुझे प्रताड़ित करना चाहती हो, परंतु फिर भी मैंने अपना धीरज नहीं खोया था। क्या कहती हो शशि? कुछ तो सोच समझ के बोला करो। तुमने हताश स्वर में जवाब दिया था। अब समझने के लिए बचा ही क्या है राज? नौकरी छोड़ना तुम्हारी अस्थिर मनोवृत्ति का परिचायक है, और जो व्यक्ति अपने भविष्य को इस तरह ठोकर मार सकता है, वो मुझे नाउम्मीदियों के सिवा दे भी क्या सकता है? तुम्हारी दलील सुनकर मैं सन्न रह गया था और अपना सा मुंह लेकर वापस लौट आया था। उस दिन मुझे पता चला था कि जिसे मैं बुद्धिजीवी समझता था, वो निहायत एक घरेलू लड़की है, जिसके लिए संपन्नता ही सब कुछ है। तुम्हारे इस तरह से मुंह मोड़ लेने के बाद मेरी एक हसरत थी कि मैं एक ऐसी नौकरी खोज सकूं जिसे तुम फक्र समझती हो और जो मेरे लेखन में भी सहायक हो। मुझे एक कॉलेज में लेक्चरशिप मिली। मैं बड़े उत्साह से तुम्हें बताने गया था, मगर तब तक देर हो चुकी थी। अफसोस, तुम्हारी मंगनी हो गई थी। शशि, तुमने इतना बड़ा फैसला करने से पूर्व मुझे बताया तक नहीं। निसंदेह यह बहुत बड़ी ज्यादती थी मेरे साथ। मेरा मन बहुत भारी हो गया था। शशि, मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया था जिसकी इतनी बड़ी सजा तुमने मुझे दी। उस दिन मैं तुमसे कोई बात नहीं कर पाया, वापस लौट आया था अपने लेखन की कीमत चुकाकर। आते समय भी तुमने एक बार भी अपनी शादी में आने को नहीं कहा था। आज भी कार्ड भेजते समय तुमने मेरे नाम एवं पता के सिवा कुछ भी नहीं लिखा। कैसे तुमने अपने मन को इतना बांध कर रखा है? याद है शशि, अपने इतने दिनों की जान पहचान में हम लोगों ने कभी एक दूसरे को खत नहीं लिखे, क्योंकि कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये मेरा प्रथम एवं अंतिम प्रेम पत्र होगा। हालांकि ये प्रेम पत्र ना होकर शिकायत पत्र हो गया है, मगर यकीन मानो शशि, तुमसे शिकायत करने का कोई इरादा नहीं था। बहुत दिनों से भीतर ही भीतर कुछ उमड़ घुमड़ रहा था। सोचा तुम ही को सुनाओ, क्योंकि अब भी अपने करीब जिसे सबसे ज्यादा समझ सकता हूं, वो तुम ही हो। तुमसे जुड़े रहने का लालच इतना है कि कई दिनों से सोच रहा हूं कि ऐसा क्या उपहार दूं जिससे कि अगर तुम मुझे भूलने की ओर अग्रसर हो तो वो उपहार पुनः मेरी यादों में घसीट लाए। उपहार के नाम पर याद आया, एक बार तुम्हारे जन्म दिवस पर मैंने भेंट स्वरूप एक कैसेट मुकेश के गानों का दिया था, और उस समय तुम्हारी प्रतिक्रिया इतनी ठंडी थी कि मैं भीतर ही भीतर सहम गया था और निश्चय किया था कि आइंदा से कभी भेंट के रूप में तुम्हें कोई वस्तु नहीं दूंगा। याद है तुमने क्या कहा था? राज, तुम इतने प्यार से ये लाए हो इसलिए रख लेती हूं, परंतु पता नहीं क्यों मुझे उपहारों से रिझाने की गंध आती है। निश्चय ही मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे रिझाने की कोशिश करे। उपहारों के प्रति तुम्हारी इतनी अनासक्ति जानते हुए भी अपने आप को इस मोह से मुक्त नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए कई दिनों से परेशान भी हूं कि ऐसा क्या दिया जाए जिससे तुम्हें भेंट से रिझाने की गंध ना आए, बल्कि वो भेंट हमारी यादों को महकाए। साड़ी जिसके रेशे रेशे में मेरा प्यार सिमट आए, नहीं बड़ी चलताऊ चीज होती है। कोई किताब, परंतु किताब के काले अक्षर क्या मेरे प्यार की गहराई तक उतर पाएंगे? या फिर कोई एलपी, मगर लाख के बने रिकॉर्ड क्या मेरी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर पाएंगे? नहीं। या फिर खूबसूरत गजलों की कोई कैसेट?
नहीं, ये सब कुछ भी ठीक नहीं। डरता हूं तुम्हारे काले सागर सी काली आंखें किसी भी उपहार को वापस मेरे पास नहीं कर देगी। अस्वीकृत उपहार की व्यथा, इसीलिए मैं अपने इसी पत्र को उपहार के रूप में तुम्हें प्रेषित कर रहा हूं। तुम्हारी शादी के उपलक्ष्य में मेरी तेरी प्यार कहानी का दस्तावेज। उम्मीद है कि इस उपहार से तुम्हें मेरी याद आती रहेगी और इसे अस्वीकृत नहीं करोगी। अब भी अपनी नजर में तुम्हारा राज। तो बस कहानी खत्म। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, और हाँ, साथ ही इंतज़ार करिए आने वाली और भी कहानियों का। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी को, और हमें फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।